जबकि उस दूसरे पक्ष का ये कहना है कि ये वहाँ गया था और ये क्लास में से लौट के भागने लगा, इनकी साजिश थी, हमने उसको पकड़ा, उसको लेकर के इनमें वाद विवाद हुआ है। पीड़ित लड़का जब फरियाद लेकर पुलिस के पास गया तो पुलिस भी कोचिंग संचालकों को बचाने में जुट गई है। शाहजहांपुर में सताने लगा है बाढ़ का खौफ। यहाँ दर्जनों गांव के लोगों ने अपने आसियाने छोड़ दिए हैं। बारिश के आते ही बाढ़ का दंश झेल चुके शाहजहांपुर के लोगों को फिर से बाढ़ का खौफ सताने लगा है। इसी के चलते गंगा, रामगंगा और बहुगुल नदी के किनारे बसे दर्जनों गांवों के हजारों लोग अपने आसियानों को तोड़कर सुरक्षित इलाके की तरफ पलायन करने लगे हैं। बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन के दावे तो बड़े बड़े हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों की राहत के लिए बाढ़ राहत योजना बनी हुई, सभी को संबंधित को निर्देश दे दिए गए हैं। दवाइयों की व्यवस्था, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था, बाढ़ चौकियों की स्थापना वो सब करा दी गई। इसके अलावा राशन की व्यवस्था वो भी करा दी गई है। दैवीय आपदा होती है या कोई भी नुकसान होता है उसके लिए धनराशि भी उपलब्ध है। ये दावे सरकारी हैं और सरकारी दावे पे कौन कितना भरोसा करता है ये बताने की जरूरत नहीं है। सीतापुर में दो पक्षों के बीच हुई फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। ये घटना आलमपुर गांव की है, जहां रास्ता बनवाने की बात को लेके 2 पक्षों में काफी दिनों से रंजिश चल रही थी। इस रंजिश के तहत दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि झगड़े के दौरान ही फायरिंग शुरू हो गई। इस फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया, जिसकी अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। शख्स की मौत से नाराज लोगों ने गोली चलाने वाले व्यक्ति को पीट के मार डाला। वहाँ पर सार्वजनिक रास्ते में नाली बना लेने को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हो गया। लड़का मुकेश, वो जो बिस्वा में रहता था, वो आया और उसने जो है कट्टे से कुछ लोगों के ऊपर फायर कर दिया, जिसमें दिनेश नाम के एक लड़के को जो है चोट आई। इसलिए उसकी मनबड़ाई को देख करके गांव वाले सब उसका पीछा किए, उसको पकड़े गंगापुर गांव में और वहां उसकी पिटाई की। उसके पैर में चोट आई थी फायर की और बाकी उसको अंदरूनी चोट लगी थी। यहाँ जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। इस घटना में पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि गांव में फैले तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इलाहाबाद में घरेलू कलह से तंग आकर एक शख्स ने अपने 4 साल के बेटे समेत यमुना नदी में कूदकर जान दे दी। यमुना में छलांग लगाने वाला शख्स करेली का रहने वाला है। इसका नाम अब्दुल कादिर था। कादिर बैग सिलने का काम करता था और इन दिनों पारिवारिक विवाद से परेशान था। कादिर ने अपने 4 साल के बेटे समेत खुदकुशी कर ली। कादिर के साथ उसकी बहन भी मौजूद थी, लेकिन उसने कूदने से मना कर दिया। पुलिस गोताखोरों के साथ कादिर को यमुना नदी में ढूंढ रही है। अभी तक कादिर और उसके बेटे का शव बरामद नहीं हो सका है। देहरादून के डीएवी कॉलेज में छात्र संगठनों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद छात्र गुटों में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई। छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र अपने प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे थे। प्रचार के दौरान दोनों गुटों में भिड़ंत हो गई और नौबत फायरिंग तक जा पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने इन छात्रों को कॉलेज परिसर से खदेड़ा। कॉलेज की शांति व्यवस्था दुरुस्त करने के उद्देश्य से पुलिस की पर्याप्त फोर्स कॉलेज परिसर में तैनात कर दी गई है। इस मारपीट में कई छात्र घायल हुए हैं। कन्नौज के तहसील परिसर में आज कुछ छात्रों ने जमकर बवाल काटा। ये छात्र पास ही की बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए और वहां से कूदने की धमकी देने लगे। छात्रों का आरोप था कि तहसील कर्मचारी बिना पैसा लिए उन्हें आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र नहीं देते। इन दोनों ही कागजों के लिए तहसील के कर्मचारी उन्हें दौड़ाते हैं। जो छात्र उन्हें पैसा दे देता है उसे दोनों प्रमाण पत्र आसानी से मिल जाते हैं। इस बात से गुस्साए छात्र आज एक पानी की टंकी पर चढ़कर अपना गुस्सा जताने लगे। ये देखिए आय प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, टंकी के ऊपर इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। हाथ पैर टूट जाए तो किसका जिम्मेदार कौन होगा? लेखपाल नहीं मिल रहा, कानून को नहीं मिल रहा। 20-25 दिन से ऐसे दौड़ रहे हैं, कहीं खो जाते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं। 250 रुपए लिए और उन्हीं का काम कर रहे हैं। जेब में पर्ची डाले, ऊपर बैठे, वहाँ से यहाँ बजा देंगे, वहाँ से यहाँ बजा देंगे। और सुबह कल से यहाँ लाइन लगाए, अभी अता पता नहीं कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। वहीं जब तहसील के बाबू से इस बारे में बात की गई
तो उन्होंने इसे छात्रों की गलती बताया। निर्मल बाबा के बाद आ गए हैं पप्पू बाबा। इनका भी दावा है कि इन पर प्रभु की कृपा बरसती है। अपने ऊपर ईश्वरीय कृपा बरसने और उसी कृपा को लोगों पर बरसाने का दावा करने वाले निर्मल बाबा से 2 कदम आगे हैं एक और बाबा। जी हाँ, ये बाबा हैं फैजाबाद के, नाम है पप्पू बाबा। दावा है कि प्रभु की कृपा बाबा पर बरसती है। पप्पू बाबा का दावा है कि अगर उन्होंने प्रार्थना की तो कुछ ही मिनटों में कैंसर, पथरी, शुगर समेत तमाम बीमारियां मिनटों में ठीक हो जाती हैं। 5 से 7 दवा नहीं मिला उसके लिए, आराम मिला उससे। और यह जो मिला है वरदान, यह कोई चमत्कार नहीं है कि चमत्कार किया जाता है, ये ईश्वर की कृपा है, जिसकी कृपा से ये सारे काम होते हैं। चमत्कार दिखाने के लिए बाबा जगह जगह अपना दरबार सजाते हैं और निर्मल बाबा की तर्ज पर लोगों की भीड़ भी जुटती है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में अब घर बनाना और महंगा हो गया है। डीएम के साथ हुई बैठक में प्रशासनिक समिति ने जिले के सर्कल रेट को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही नए सर्कल रेट पर भी मोहर लगा दी गई है। नए सर्कल रेट पर मोहर लगने के बाद नोएडा के आवासीय और औद्योगिक सेक्टरों में 35 से 40% तक रेट में बढ़ोतरी की गई है। ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की संपत्तियों के सर्कल रेट 40% तक बढ़ाए गए हैं। नए सर्कल रेट के मुताबिक औद्योगिक इलाके में 15 से 20% की बढ़ोतरी की गई है। कृषि क्षेत्रों में 10 से 15% रेट बढ़े हैं, जबकि व्यावसायिक इलाकों में 15 से 20% की बढ़ोतरी की गई है। अगर बात करें अपार्टमेंट और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के सर्कल रेट की, तो इसमें 15 से लेकर 25% तक की बढ़ोतरी की। उत्तराखंड में सितारगंज उपचुनाव के बाद अब टिहरी में उपचुनाव की बारी आ गई है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद 21 जुलाई को मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा टिहरी के सांसद पद से इस्तीफा दे देंगे। बहुगुणा के इस्तीफे के बाद 6 महीने के भीतर टिहरी के खाली सांसद पद को भरने के लिए उपचुनाव करवाए जाएंगे। हालांकि कांग्रेस ने इस चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य से टिहरी लोकसभा की 14 विधानसभाओं में पर्यवेक्षक की नियुक्ति करने की बात कही थी, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने सभी विधानसभाओं में पर्यवेक्षक नियुक्त भी कर दिए हैं। जो फैसला है ये हाईकमान करेगा। नहीं, माननीय विजय बहुगुणा जी उस क्षेत्र के अभी तक सांसद हैं और इस सांसद का निर्णय करना कि कौन उम्मीदवार होगा विधान पार्लियामेंट सीट से, ये केंद्रीय पार्टी की जो समिति है वो करेगी। माननीय अध्यक्ष जी की सलाह से होगी, तो उसके मुताबिक होगा। उस संबंध में अभी ये कहना कि कौन सशक्त है, कौन कमजोर है और कितने लोग हैं, ये बहुत जल्दबाजी है। कांग्रेस की ओर से इस दौर में बहुगुणा की पत्नी सुधा बहुगुणा और बेटे साकेत का नाम शामिल होने की उम्मीद है। केंद्र और प्रदेश सरकारें स्वास्थ्य विभाग को सुधारने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, करोड़ों रुपया खर्च कर रही हैं। वहीं बस्ती जिले में स्वास्थ्य विभाग का आलम कुछ और ही है। ये वाकया लालगंज थाने क्षेत्र में लावारिस लाश का है, जिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए तो लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद उस लाश का हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से दाह संस्कार होना चाहिए था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कहें या उनकी गुंडई, उस लाश को कपड़े में लपेटकर खींचते हुए सड़ने के लिए छोड़ दिया गया और कुत्ते उसके पीछे दौड़ते रहे। मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना बस्ती जिले में सामने आई है, जहां प्रदेश सरकारें लाखों रुपए खर्च कर रही हैं रीति रिवाज के हिसाब से दाह संस्कार के लिए। वो पैसा कहां जा रहा है ये किसी को नहीं पता है। उत्तराखंड के कई पूर्व मंत्री चुनाव हारने के बाद भी फेसबुक पर कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाए हुए हैं। आप हैरान ना हो, दरअसल इन मंत्रियों के अकाउंट अभी तक अपडेट नहीं है। फेसबुक पर बीजेपी के मदन कौशिक कैबिनेट मंत्री और हरवंश कपूर स्पीकर बने हुए हैं। वहीं 2012 का विधानसभा चुनाव हारने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत फेसबुक के हिसाब से कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं। वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस के तिलकराज बेहड़, करण मेहरा और किशोर उपाध्याय चुनाव हारने के बाद भी फेसबुक पर विधायक हैं। क्या इन मंत्रियों को अपना स्टेटस अपडेट करने का वक्त नहीं मिलता, या फिर ये अपनी जानकारी को अपडेट करना ही नहीं चाहते? ये बड़ा सवाल है। अलीगढ़ में हैवानियत की हद देखने को मिली। उसने कर चुकता नहीं किया तो उसे जिंदा करा दिया गया। मामला है थाना सासनी गेट इलाके के पला साहिबाबाद गांव का,
जहां कस्तूरी देवी अपने परिवार के साथ रहती है। इस महिला ने पड़ोसी से कुछ दिन पहले 55,000 रुपए कर्ज लिया था। बीती रात पड़ोसी अपने साथियों के साथ आया और अपने पैसे मांगने लगा। इसी बात पर कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया और पड़ोसी युवक ने जलता हुआ दिया कस्तूरी देवी को दे मारा। इसके बाद कस्तूरी देवी के शरीर में आग लग गई। आग लगते ही देख पड़ोसी युवक अपने साथियों के साथ मौके से भाग गया। फिलहाल गंभीर हालत में झुलसी कस्तूरी देवी का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस आरोपियों की जांच में जुटी हुई है। बरेली के बाद अब चंदौली में भी दलितों को मंदिर में जाने से रोका गया है। मामला सैयदराजा इलाके के काजीपुर गांव का है। इस गांव में शिव मंदिर में पूजा करने गई दलित युवती और महिलाओं को गांव के ही एक विशेष वर्ग के लोगों ने पूजा करने से मना कर दिया, जिसके चलते गांव में तनाव पैदा हो गया है। मंदिर में रोकने से मना करने के बाद दलित लोगों ने हंगामा किया और नारेबाजी भी की, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और फिलहाल दोनों पक्षों को में समझौता कराकर मामले को शांत कर दिया गया है। मामला कोई खास नहीं है। यहाँ पर एक मंदिर है, तो मंदिर को मतलब के संबंध में थोड़ा सा वाद विवाद हो गया था, तो लेकिन इसमें हम लोगों ने उसको देख लिया है, समझौता भी हो गया है। प्रशासन ने गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है, लेकिन सवाल बरकरार है कि आखिर कब तक दलितों पर ऐसे अत्याचार होते रहेंगे। कृष्ण की नगरी मथुरा में यमुना हो रही है प्रदूषण का शिकार। यमुना में प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भगवान कृष्ण की लीला स्थली मथुरा में बहने वाली यमुना इन दिनों लगातार बढ़ते प्रदूषण का शिकार होती जा रही है। ये नदी अब पहले जैसी साफ सुथरी नहीं रही। शहरों से निकलने वाला नाले का पानी इसी यमुना में गिराया जा रहा है। कूड़ा कचरा तो दूर, मरे हुए जानवरों की लाशें भी इसी नदी में फेंक दी जाती हैं, जिससे ये नदी प्रदूषित हो रही है। प्रशासन की लापरवाही के चलते नदी का जल प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। यमुना की इस दुर्दशा पर सरकार खामोश है। कागजों पर तो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन जरूरत है उन्हें अमली जामा पहनाए जाने की। देवरिया की विधि प्रयोगशाला सरकारी उपेक्षा की शिकार है। लैब में ना तो आधुनिक टेक्निक है और ना ही कोई स्थायी वाहन। आपको बता दें कि हर जिले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला होती है, जहां पर वो सभी महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, जिससे घटनास्थल का वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा कर उनका वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। लेकिन देवरिया की विधि विज्ञान प्रयोगशाला पुलिस की उपेक्षा का शिकार हो गई है, क्योंकि यहाँ पर सीमित संसाधन है। लिहाजा कर्मचारी किसी समय पर किसी वारदात के लिए तकनीकी साक्ष्य नहीं जुटा पाते। डीजीपी का लिखित आदेश है कि लैब की टीम को हर घटना की जानकारी दी जाए, लेकिन लैब के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें कभी कभार ही घटना की जानकारी दी जाती है। पीलीभीत के गांव में मगरमच्छ के घुसने से हड़कंप मच गया। यहाँ अक्सर मगरमच्छ गांव में घुस आते हैं। यूं तो पीलीभीत अपार वन संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र माना जाता है, लेकिन यहाँ अक्सर नदियों और जंगलों के आसपास के सटे आबादी के इलाकों में मगरमच्छ घुस आते हैं। पीलीभीत आरक्षित वन क्षेत्र के महोफ रेंज के पास एक गांव में मगरमच्छ घुस आया। थाना न्यूरिया के ग्राम पिंडरी में बीती रात एक मगरमच्छ आ गया। सूचना पर वन विभाग की टीम ने पहुंचकर मगरमच्छ को पकड़ा और जंगल के अंदर माला नदी में छोड़ दिया। ये न्यूरिया पहाड़ी गांव में आज सुबह है एक गांव में क्रोकोडाइल आने की सूचना मिली। मगर के आने की सूचना मिलने पर तत्काल वन क्षेत्राधिकारी साथ में टीम ने वहाँ से उसको पकड़ करके और वन क्षेत्र के अंदर से बहने वाली माला नदी के किनारे छोड़ दिया गया और उससे वन विभाग ने इस मामले में आज तक कोई सार्थक प्रयास नहीं किया है और न ही मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कोई मुहिम छेड़ी है। उत्तराखंड के बागेश्वर में एक ही परिवार के 5 लोगों की किडनी एक साथ फेल हो गई है। इस अजीबोगरीब मामले ने एम्स के डॉक्टरों को भी हैरान करके रख दिया है। बागेश्वर जिले में एक ही परिवार के 5 लोगों की किडनी फेल होने का मामला रहस्य बना हुआ है। गरुड़ विकासखंड के गांव में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की किडनियां फेल होने का मामला एम्स से उठा और अब इस मामले की गंभीरता बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि ये सवाल अब एम्स के डॉक्टरों को भी परेशान कर रहा है कि आखिर एक ही परिवार के लोगों की किडनी क्यों फेल हो रही है। 5 अक्टूबर 2005 को मेरा ऑपरेशन हुआ था। उसके ठीक अभी 5-6 साल बाद दूसरे भाई को आ गई, सबसे छोटे भाई को, और मेरे से जो बड़े भाई हैं गणेशन पांडे उनको आ गई। मेरे से छोटा जो है उमेशन पांडे
इसको भी सेम प्रॉब्लम हुई, किडनी की प्रॉब्लम आ गई। जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था मेरे मदर ने मेरे को क्या है किडनी दी थी, इसमें कि लगभग 10 से 12 लाख रुपए का खर्चा आ गया था। अभी जो है 12,000 रुपये महीने की दवाइयाँ मेरी चलती हैं, इसको भी चला